डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 के बारे में जो बेसिक बताया था उसमें हमने सीखा था कि दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। अब इसके आगे की जो परिभाषाएं हैं वो हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग आएगी वो क्या आएगी, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड बेसिकली होता क्या है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक सर्कल आपने बनाया, ठीक है। आपको कंपास की सहायता से बनाना है। एक सर्कल आपने बनाया और मान लो ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस यानी त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ठीक है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ओ। ये दोनों त्रिज्याएं हैं और ये चाप है, ठीक है। ये क्या है, लघु चाप है। तो लघु चाप और त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये त्रिज्यखंड का कोण थीटा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है कि त्रिज्याओं तथा ये आर है, दोनों त्रिज्याएं, ठीक है। त्रिज्याओं तथा लघु चाप द्वारा, लघु चाप द्वारा गिरे गए क्षेत्रफल को, गिरे गए क्षेत्र के, गिरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, त्रिज्याओं तथा लघु चाप द्वारा गिरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। ये लघु चाप है, ये वाला, ठीक है। लघु चाप है, ये माइनर आर्क है और ये रेडियाई है, यानी रेडियस है। तो त्रिज्याओं और लघु चाप द्वारा जो गिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना ए ओ बी, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं। अब दूसरी बात है, यहाँ पर लघु हो गया दीर्घ। परिभाषा लिखनी है दीर्घ त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर, ठीक है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर की डेफिनेशन क्या बनाओगे आप, देखिए एक सर्कल आपने बनाया, वृत्त बनाया आपने एक, सेम वही सेंटर लिया, ये रेडियस है इसकी। इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो बी, ये मान लो ओ पॉइंट है, ठीक है। ए सी बी, मान लो यहाँ कोई पॉइंट सी है। तो देखिए ए से बी तक का ये वाले जो है वो मेजर आर्क है, दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप और त्रिज्याएं, ये आर आर त्रिज्याएं हैं। तो अब देखिए एंगल, अब आपको ये वाला चाहिए होगा, ये पीछे वाला एंगल चाहिए होगा, तो ये मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। तो त्रिज्याओं और दीर्घ चाप द्वारा जो गिरा हुआ ये क्षेत्र है ऊपर वाला, देखिए ध्यान से, ये वाले, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है कि त्रिज्याओं, त्रिज्याओं तथा, त्रिज्याओं तथा दीर्घ चाप द्वारा, दीर्घ चाप द्वारा गिरे गए क्षेत्र के, क्षेत्र के क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को
दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि त्रिज्याएं हैं दोनों, और ये वाली देखिए इतना, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप और त्रिज्याओं से जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे तो ए सी, ए ओ बी सी, ए ओ बी सी, ये हमारे पास क्या होगा, ए ओ बी सी, यहाँ मैंने कोई पॉइंट सी मान लिया, तो ये होगा दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब हम क्या सीखेंगे, देखिए अब आपको वृत्तखंड पढ़ना है कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमें जीवा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एक हेडिंग हम यहाँ पर डालते हैं जीवा। ठीक है, जीवा जिसको बोलते हैं कॉर्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए क्या होती है, सबसे पहले देखिए एक वृत्त है, मान लो ये वाला। ठीक है, ये सेंटर है। अब वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, देखिए एक रेखा यहाँ पर, ये वाली खींची मैंने लाइन, ये यहाँ पर इस वृत्त को टच कर रही है और यहाँ पर इस वृत्त को टच कर रही है ए और बी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में इसको बोलेंगे हम जीवा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जीवा मतलब कॉर्ड बोलेंगे इसको, कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो ये जो लाइन है ये सेंटर से पास आउट होती है तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं व्यास। ठीक है, अगर सेंटर से पास आउट होगी तो इसको हम व्यास भी बोलेंगे। अगर सेंटर से पास आउट नहीं हो रही है, इधर है या इधर है या इधर है या इधर है, इसको बोलेंगे जीवा। ठीक है, तो जीवा है। अब इस जीवा से जितना भी स्थान घिरेगा, मान लो हमने बोला कि ये जीवा है, इससे ये हमने इसको मिला दिए, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, इस जीवा से देखिए, इस जीवा से सर्कल पे इतना हिस्सा यहाँ पे कटा हुआ मिल रहा है। इस जीवा ने इस सर्कल को दो पार्ट में बांट लिया है, एक तो इतने पार्ट में बांट लिया ये वाला, और एक ही ऊपर वाला पार्ट है, देखिए एक ही ऊपर वाला पार्ट है पूरा। तो इस जीवा ने इस सर्कल को दो भाग में बांट लिया है, एक तो ये वाला, एक ये वाला है। तो इस नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, तो इस नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और इस जीवा के ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जीवा। तो जीवा क्या होती है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। जीवा क्या, इसमें जीवा बराबर ए बी, यहाँ पर क्या जीवा ए बी है। ठीक है, तो इस डायग्राम में जीवा ए बी है। तो जीवा आपने पढ़ लिया है, अब आपको पढ़ना है लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु चाप, ठीक है, लघु चाप और जीवा द्वारा जो क्षेत्र किया जाता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड और ये नीचे वाला दीर्घ लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये नीचे वाला क्या होगा, लघु वृत्तखंड, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए लघु वृत्तखंड और लघु दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। मान लो ये सर्कल है, ये एक जीवा है, इस जीवा ने वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, जीवा है। तो अब इस जीवा से जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, मान लो ये भी जीवा है, इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और मान लो अगर जैसे कि ये वृत्त है, ये जीवा है, अब इस जीवा से ऊपर वाला जो पार्ट हुआ ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट,
दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो डियर स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले लघु वृत्तखंड को आप कैसे लिखेंगे कि लघु चाप और जीवा द्वारा गिरे गए क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं, और दीर्घ चाप तथा जीवा द्वारा गिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को दीर्घ वृत्तखंड कहती है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं इन दोनों की डेफिनेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये मालूम होना चाहिए कि दीर्घ वृत्तखंड कहाँ पर है, लघु वृत्तखंड कहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके फॉर्मूले आपको लिखवाएंगे, ठीक है, कि दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सभी फॉर्मूले आपको मैं दूसरे लेक्चर में लिखवाऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, 11.1 के जितने फॉर्मूले हैं उनको लिखवाने हैं और देन इसके एग्जाम्पल आपको समझाने हैं, ठीक है।